हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोगों ने 1 वीक जो इंतजार किया था वो अब आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, टॉपर्स 1 सीरीज की। जो आपकी सीरीज, जो आपका बैच लॉन्च किया था, जो आपका बैच 27 अगस्त को लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च आज आपका आ गया है। ठीक है, सीरीज का नाम रहेगा टॉपर्स 1 सीरीज और यहाँ आपको टॉप करके दिखाना है। इस सीरीज को करने के बाद में आप ये डेज जो आपके चलेंगे, जो टॉपर सीरीज के जो डेज चलेंगे, इसमें आपको 1 बाय 1 चीजें आपकी क्लियर होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी, है ना। तो सारी चीजें होती जाएंगी धीरे धीरे। अगर आपने इस सीरीज को सीरियस ले लिया तो डेफिनेटली आपके मैथमेटिक्स में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां आपको बिल्कुल सिंपल वे में, प्रैक्टिस के साथ में और इंपोर्टेंस के साथ में एक एक क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट वाला कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपकी इस सीरीज में 90% क्वेश्चन वही कराए जाएं जो आपकी पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और यही होगा। लास्ट ईयर ऑफलाइन में ये सीरीज जब चली थी, टॉपर्स सीरीज का नाम था अपनी जीत सीरीज। इस बार टॉपर्स 1 सीरीज है। लास्ट ईयर थी अपनी जीत सीरीज। तो लास्ट ईयर जब ये सीरीज चली थी तो इतना मतलब बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था कि बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बार भी आप बहुत टॉप स्कोर करोगे। ठीक है, ये भरोसा रखो कि यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको कराएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर आ जाए तो आप मुझसे कह देना या आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। एक भी क्वेश्चन इस सीरीज के बाहर नहीं जाएगा पेपर में। ये दावा है मेरा कि एक भी क्वेश्चन, बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता। अगर आपने इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में कर लिया तो यहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहां आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो भाई, बात करते हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम, और जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इसे हम स्टार्ट करें। चलो भाई, करते हैं। तो देखो भाई, यहां क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 1 है, नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे बोलते हैं हम रियल नंबर। यहां हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक्स के नाम है, देखो 1 इसमें 4 एक्सरसाइज है, 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4। अब इसमें ये देखेंगे कि यहाँ 1.1 में, 1.2 में, 1.3 में और 1.4 में क्या क्या पढ़ेंगे हम और कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो यहाँ 1.1 में हम क्लियर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता। ठीक है, दूसरा यहाँ 1.2 में हम क्लियर करेंगे क्या, कि अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ 1.3 में हम क्या क्लियर करेंगे, किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, यानी कि कोई संख्या दे देगा उसे आपको अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलो, और यहाँ 1.4 में क्या क्लियर करेंगे, शांत या अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार यहाँ सिद्ध करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां आपको जो भी कराया जाएगा वो आपके पेपर का ही कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहां आपको चारों एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम सिंपल वे में कराई जाएंगी, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो, यहां हम बात करेंगे, और देखो सुनो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं क्या, कि यहां ये पहली एक्सरसाइज 1.1 ये, और एक्सरसाइज 1.4 ये कुछ एक्सरसाइज ये कुछ जगहों पर नहीं है ना, लेकिन ये जो 1.2 और 1.3 है ये आपकी हर एक सिलेबस में है, सबके में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई सी भी हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, उसमें ये 1.2 और 1.3 है। लेकिन कहीं कहीं क्या हुआ है कि ये आपकी 1.4 और 1.1 नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहां मैं सबसे पहले 1.2 और 1.3 क्लियर करूंगा,
देन 1.1 और 1.4 पकड़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जिन बच्चों के सिलेबस में 1.1 और 1.4 नहीं है वो 1.2 और 1.3 को देख करके वीडियो को स्किप करके चले जाएं, और जिनके में है वो वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। तो करें स्टार्ट, चलो करते हैं अब। तो देखो यहां, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि सर ये आपने P1 क्या लिखा है। मैं आपको P1 के बता देता हूँ कि इस P1 की वैल्यू कितनी है। यहाँ P1 का मतलब है पैटर्न 1। मैंने आपको इस वन शॉट के अंदर, इस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस के पैटर्न बनाए हैं। यहाँ हम हर पैटर्न के क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ ये पैटर्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस पैटर्न 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पैटर्न के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों दे दूंगा। फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। भाई पैटर्न भी तो होते हैं ना क्वेश्चन में, कि ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरीके से ये यहाँ चलेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो पैटर्न 1 में क्या कह रहा है, पैटर्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है, मैंने यहाँ 1.2 से स्टार्ट किया है, ठीक है। जब मैं 1.2 और 1.3 करा दूंगा उसके बाद में खुद बोल दूंगा कि भाई अब मैं 1.1 स्टार्ट करा रहा हूँ, और यहाँ जिन बच्चों के सिलेबस में है वो रुकें, बाकी चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पैटर्न उनका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये इसने यहाँ ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 4 पार्ट हैं, संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ 144 है पहला हमारा, ठीक है। पहला क्या है 144, तो यहाँ मैं हल डाल देता हूँ। पहला क्या है 144, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका हम ये 2 से करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे लाखा निकाल 2 से, ये गया 72 टाइम्स, क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये 2 से गया 36 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से 18, फिर 2 से आपका 9, फिर 3 से आपका 3, और फिर 3 से एक बार। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। यहाँ हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये यहाँ हमारा इसका क्या निकले, गुणनखंड निकले। तो यहाँ हम लिखेंगे 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। 144 के हमने यहाँ लासा किया, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के हमें गुणनखंड मिले। इन गुणनखंड को ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने 2 की घात 4 लिख दिया, इंटू लिख दिया, 3 की घात 2 इसे लिख दिया। सही है, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। बात करते हैं अगले की, 96 वाले की। देखो 96 है, ठीक है। करो इसे, किससे काटोगे इसे आप लोग, सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, सही है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और फिर इस 3 को काटेंगे 1 बार। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखो भाई जिसके समझ में आ रहा है ना वो तुरंत कमेंट कर दिया करो कि हाँ आ गया मेरे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 96 का हमें मिला क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हमें ये मिला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। दैट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से। तो यहाँ मैंने आपका 144 और 96 का कर दिया। यहाँ आपको SW देखो सेल्फ भी आपको करना पड़ेगा इस वन शॉट के साथ साथ, इस सीरीज के साथ साथ आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा।
तो ये दो आपके HW में, किसमें, HW में, ये भी और ये भी, ये आप खुद करोगे, मैंने आपको दो करा दिए, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। चलो आगे करें, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं इस पैटर्न के अंदर, इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूं। चलो देखते हैं अब आपका ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, पैटर्न 1 का ही है, इसमें दो क्वेश्चन आ गए अब तक पैटर्न 1 में, है ना। तो देखो ये कह रहा है कि 196 है, हाँ 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें 196 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनकी घात निकालनी है, घात को देख करके उसका योग बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ यहाँ हम करेंगे किस तरीके से, 196 है ना, हाँ 196 है भाई, तो यहाँ ये देखो यहाँ हल, ठीक है, 196 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, सही है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 9 जा 18, फिर ये 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, और फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। यहाँ तक मेरे ख्याल सबको क्लियर होगा। अब यहाँ एक चीज बताओ, देखो यहाँ हमने गुणनखंड किए किसके, 96 के गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, सही है, ये है। अब यहाँ बस इस घातों को दोनों को जोड़ लो, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। तो यहाँ ये 2 घात का है, ये 2 घात का है, तो यहाँ पर ये 2 + 2 = 4, तो यहाँ 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 4 है। समझ में आया या नहीं आया, बस इतना बताओ, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो करो। तो देखो अब ये यहाँ पैटर्न 2 स्टार्ट हो गया, देखो P2 लिख रहा है ना, तो ये पैटर्न 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वहां पैटर्न 1 में हमने दो तरीके के क्वेश्चन देखे, अब यहाँ पैटर्न 2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या कि मासा और लासा कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मासा की, अच्छा मासा की फुल फॉर्म महत्तम समावर्तक है ना, और लासा की फुल फॉर्म कमेंट में फटाफट डाल दो, मैंने बता रखा है, ठीक है। मैं नहीं आज आपको कमेंट करना पड़ेगा कि लासा की फुल फॉर्म क्या होती है। मासा की मैंने बोल दिया महत्तम समावर्तक, लासा क्या आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले हम यहाँ इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, लासा करेंगे 6 का। 6 का क्या रहता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, सही है, 3 एकम 3। अब बात करते हैं किसकी, 72 की। 72 में आपको 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 ने 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। बात करते हैं किसकी, 120 की। 120 की, 120 में कुछ नहीं है, यहाँ 2 छिक्के 12, फिर यहाँ 2 तिया 6, सही है, फिर यहाँ ये 15 दूनी 30 हो गए ना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर यहाँ 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, और फिर यहाँ ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ 6, 72 और 120 तीन संख्या है ये, ठीक है, तीनों के हमने निकाल लिए, तो ये 2 इंटू 3 आ गया, 2 इंटू 3 आ गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख लेंगे इसे। यहाँ देखते हैं 2 3 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 1, और यहाँ भी 1 1 लगा देंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर
होगा। ठीक है, अब यहाँ मासा लासा निकालना है हमें, तो यहाँ देखेंगे कि मासा और लासा कैसे निकालते हैं। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ मासा निकालेंगे तो ये मासा, मासा कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। मासा में क्या होता है कि कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन लेते हैं, ये दो आपको तीनों में दिख रहा है, तो यहां से इन तीनों में दो एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, तो दो कॉमन है, तो यहां हम लिखेंगे दो कॉमन है ना, तो यहां हम लिखेंगे दो, और दो की न्यूनतम, दो की न्यूनतम, दो की न्यूनतम घात लेंगे, तो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो इन तीनों में न्यूनतम क्या है, मतलब न्यूनतम सबसे छोटी क्या है, एक, तो 2 की पावर 1 इंटू, अब और क्या कॉमन है, क्या 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है सर, तो 3 भी कॉमन है, और यहाँ 3 की न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात 1 है, तो 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू, क्या 5 इसमें कॉमन है, देखो 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही जगह है, यानी कि 5 इसमें कॉमन नहीं है, तो बस ये इसे इतना ही करेंगे, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 की आंसर आएगा आपका 6, तो यहाँ मासा आपका हो गया क्या, 6। अब बात करते हैं किसकी, लासा की, कि यहाँ सर लासा क्या आएगा, लासा देखो, लासा क्या आएगा, लासा में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे, यानी कि जितने भी आपको संख्या दिख रही है उनको एक एक बार उठा लेंगे, तो 2 उठा लेंगे एक बार, 3 उठा लेंगे एक बार, 5 उठा लेंगे, तो यहाँ देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, अब यहाँ 2 की न्यूनतम नहीं, अब यहाँ 2 की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है यहाँ पे आपकी 3, और यहाँ 3 की अधिकतम घात क्या है, ये 3 है, ठीक है 3, और यहाँ 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात है 2, और यहाँ 5 की, यहाँ 5 है ना, तो यहाँ आपका 5, हाँ 5 1 है, ठीक है, 5 की अधिकतम घात है 1, ठीक है 1, तो यहाँ आप इसे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कैसे करोगे कि 2 की पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा, 8, ठीक है, और 3 की पावर कितनी है 2, 3 तिया 9, तो यहाँ 8 इंटू 9, सही है, और यहाँ 5 की पावर 5 हो गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब देखो 8 नेम 72, और 72 पंजे 360, देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, 360 ही आएगा, 360, तो यहाँ लासा आपका क्या आ गया, 360। इंपोर्टेंट नोट ये है आपके लिए, देखो यहाँ रेड रेड से जो है वो आप थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि रेड से ज्यादा चीजें, रेड वाली जो है हाईलाइट, वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहती हैं, तो यहाँ इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए, मासा, क्या मासा, आप मासा में आपको न्यूनतम घात लेनी होती है, क्या लेनी होती है, न्यूनतम घात, और लासा में आपको क्या लेना होता है, लासा में आपको लेना होता है अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात, अधिकतम घात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका नोट था रेड वाला, तो यहाँ घाते लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको कि न्यूनतम होते, ये नोट है, इसे ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना कि आप लासा में न्यूनतम ले लो और मासा में अधिकतम ले लो, ठीक है, आगे करते हैं, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब पैटर्न 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा और लासा का अनुपात ज्ञात करो। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है, मासा निकाल लो, लासा निकाल लो, मासा अपन लासा कर दो, जो भी आंसर आ जाए मासा और अपन लासा करके, दैट इज योर आंसर, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। हाँ भाई देखो क्या दे रखा है, 96 और 404 दे रखा है उसमें, है ना, तो यहाँ पहले इनके गुणनखंड करेंगे मासा लासा के लिए, तो यहाँ एक सेकंड था, देखो 96, 96, ठीक है, 96 के आपके गुणनखंड होंगे, ये 2 से जाएगा
दो चौके 8, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो चौके 8, 12 बार, 6, 3, 3 से ये एक बार। सही है, यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं किसकी, 404 की। 404 की, 404 2 से जाएगा 202 बार। सही है, 202 बार ही तो जाएगा ये। हाँ, फिर 2 से जाएगा ये कितनी बार, 101 बार। और फिर ये यहाँ आपका ये जाएगा 101 से जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 101 किसी से नहीं कटता। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है सर। अब यहाँ लिखेंगे हमने क्या निकाला, अतः 96 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 है क्या, हाँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। और यहाँ हमने 404 का क्या निकाला, 404 का निकाला 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए। ठीक है, बात करते हैं किसकी, अब मासा और लासा की। तो यहाँ मासा कैसे निकालेंगे, मासा मासा हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कॉमन क्या है, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 101 कॉमन तो है ही नहीं। तो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ 2 कॉमन है नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। 2 कॉमन है, 2 की मासा में न्यूनतम घात लेते हैं, क्या लेते हैं, न्यूनतम घात। तो यहाँ आपका 2 कॉमन है और न्यूनतम घात आपकी 2 है, तो मासा आ जाएगा आपका 4। ठीक है, बात करते हैं किसकी, लासा की। किसकी, लासा की। लासा में तो आपको सभी लेने पड़ेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 101, और इनकी अधिकतम घात ले लो, तो 2 की पावर 5, 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 101 की घात 1। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। चलो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब ये यहाँ आप जब इसका इंटू करोगे तो यहाँ 2 की पावर 5 का हो जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101 हो जाएगा। फिर आप इसे 32 इंटू 3 करोगे तो ये 96 हो जाएगा और इंटू 101 आ जाएगा। क्लियर है। अब 101 और इंटू 96 कितने होते हैं, देख लो तुम करके। देखो यहाँ 96 और ये 0 और ये 96। ठीक है, यहाँ ये आपका आ गया 96 इंटू 101 होते हैं 96, यानी कि 9696 यहाँ आ गया। बस अब हमने ये लासा निकाल लिया, ये क्या है आपका लासा। बात करते हैं इनके अनुपात की। तो इनका अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा ये इस तरीके से। देखो यहाँ आपने क्या किया, अब क्या करोगे, मासा इंटू लासा कर दोगे। क्या कर दोगे, मासा अपॉन लासा, मासा अपॉन लासा। तो जब मासा अपॉन लासा करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 4/9696। क्या आ जाएगा, 4/9696। अब इसे आप कट कर लो। अब आप इसे कट करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 4 से कट करोगे तो 4 एकम 4, और ये यहाँ कटेगा 24 बार। कैसे, ये देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये आपका आ गया क्या, ये आ गया आपका 1/24, यानी कि 2424। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका जो अनुपात आया वो आपका अनुपात आया यहाँ 1/2424, 2424। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से कोई परेशानी यहाँ नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल था। इन दोनों के गुणनखंड किए, मासा और लासा निकाले, अपॉन करके निकाल दिया। बहुत सिंपल था, बहुत नहीं बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आगे करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे नोट करो। चलो करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पैटर्न 2 का। संख्याओं 2 की घात 5, 5 की घात 4 और 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 का मासा और लासा ज्ञात करना है।
उसने मतलब हमें आधा काम तो करके दे ही दिया यार। उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में आधा काम करके दे दिया, क्या कि उसने गुणनखंड करके दे दिया। संख्या ही नहीं दी उसने, उसने किसी भी संख्या का, कोई संख्या है जिसका गुणनखंड करके हमें दे दिया और कह दिया कि बस अब आप मासा लासा निकाल दो। बहुत सिंपल है, आप इसे मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगाओगे इसे करने में, ठीक है। तो यहाँ मासा और लासा ज्ञात करना है। तो ये देखो मासा में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं कि 2 इसमें कॉमन है और 5 इसमें कॉमन है। 2 की न्यूनतम घात 3 है और 5 की न्यूनतम घात 1 है, सही है यहाँ तक। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 ही तो है, ये 3 है या ये 2 है, 2 की न्यूनतम घात 2। अच्छा यहाँ बेटा 2 है आपके क्वेश्चन में, मैं देख रहा हूँ, इस वजह से मुझे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है यार। तो यहाँ 2 है, देखो यहाँ 2 है, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर यहाँ 5 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चेंज होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 की घात 2 न्यूनतम हो गई और यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 2 की घात 2 का 4 हो गया और 5, तो 4 पंजे 20। मासा कितना आया आपका, 20 आ गया, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी, लासा की। अब लासा में आपको सभी लेने पड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी अधिकतम घात ले लो, तो 2 की घात 3 अधिकतम, 5 की घात 4, 5 की घात 4 अधिकतम और 3 की घात 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है सर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। देखो तो 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 का मतलब है 8 और 3 की घात 2 का मतलब है 9 और 5 की घात 4 का मतलब क्या है, 5 एकम 5 पचम 25, 25 पंजे 125 और 25 125 पंजे 625, 625, सही है। 8 नेम 72 इंटू 625, सही है। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, है ना। अब यहाँ जब हम इसका इंटू करेंगे, 72 इंटू 625 में कर देता हूँ एक बार, 72 इंटू 625, ये आ गया बेटा आपका 45,000। 72 इंटू 625 होते हैं आपके 45,000। बताओ यहाँ किसी को कोई परेशानी? बस हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल था। आगे करते हैं, नोट करो इसे या स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, व्यंजको x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2 और x माइनस 2 की पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात देखो, सुनो मेरी बात, आपको अच्छे से पता है कि एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा आपको 2 गुणनखंड दे रखे हैं, उसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सीधा सीधा पता है कि सर एचसीएफ निकालने का जो सिंपल फॉर्मेट है वो क्या है कि दोनों के पास जो है वो ले लो कॉमन। तो यहाँ ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों के पास है, x माइनस 2 x माइनस 2। अच्छा इसकी पावर क्या होगी, 1 ही तो होगी इसकी पावर, तो यहाँ x माइनस 2 हमने कॉमन वाला ले लिया। अब उस कॉमन में से भी आपको न्यूनतम घात वाला लेना, तो न्यूनतम घात इसकी ये है, तो ये आ गया, तो यहाँ x माइनस 2 एचसीएफ आ गया। ठीक है, बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम क्या है, एलसीएम में आपको सभी लेने पड़ते हैं, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 4 मैंने ले लिया। अधिकतम घात x माइनस 2 की अधिकतम घात 2 और x प्लस 4 की घात अधिकतम घात है आपकी 2, बस दिस इज योर आंसर। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो फटाफट से। बात करते हैं पैटर्न नंबर 3 की। पैटर्न नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो सुनो ध्यान से। अब ये पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 17 के एचसीएफ को 65p माइनस 170 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात करो। इसने ये बोला कि 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा ना, जो आप निकालोगे उसको अगर इस रूप में लिखें यानी कि इसके बराबर कर दें तो p का मान निकालना है।
कुछ नहीं करना, यहाँ आपको 65 और 117 का पहले तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ मैं 165 और 117 का एचसीएफ निकालता हूँ। देखो यहाँ 65, ठीक है। अब 65 को आप डायरेक्ट किससे काटोगे? 5 से कटेगा, क्योंकि ये और किसी से कटेगा भी नहीं। और कितनी बार कटेगा? 13 बार कटेगा, क्योंकि 13 पंजे 65 होता है। अब ये 13 भी किसी से नहीं कटेगा, 13 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। बात करते हैं 117 की। 117 किससे कटेगा? 117 कटेगा आपका 3 से, ठीक है। और ये जाएगा 3 तिया 9 और 3 नाम 27, और फिर ये 3 कटेगा किससे? 13 से, तो 13 तिया 39, और ये फिर 13 से कट जाएगा एक बार, ठीक है। यहाँ 65 की बात करें तो 65 में हमने लिया क्या? 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। बात करते हैं 117 की, तो 117 में हमने देखा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। सही है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही है। बात करते हैं एचसीएफ की। अब देखो एचसीएफ क्या आएगा? यहाँ एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ में कॉमन लिया जाता है, जो भी चीज कॉमन आएगी वही आपका एचसीएफ है, और उसमें भी उसकी न्यूनतम घात। तो यहाँ 13 आपका क्या है? एचसीएफ, यानी कि कॉमन है आपका। तो 13 कॉमन है, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है? 1 है, तो एचसीएफ आपका आ गया 13, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हमें दिया क्या है? उसने बोला था इन दोनों का एचसीएफ इसके रूप क्या है, यानी कि ये जो 13 है, 13 को अगर मैं इसके बराबर रख दूं तो क्या आएगा? हमारा पी का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूला होता है, यहाँ एचसीएफ को मैं किसके बराबर रखूं? 65P माइनस 117 के, सही है। अब यहाँ हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है हमारा? एचसीएफ है हमारा 13 इक्वल टू 65P माइनस 117। सही है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। मैं इस माइनस के 117 को इधर ला करके 13 प्लस 117 कर देता हूँ इक्वल टू 65P। अब यहाँ जब हम इसे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 130 इक्वल टू 65P, और ये P इक्वल टू 130 अपॉन 65। सही है, और जब 65 को 130 से डिवाइड करा जाएगा तो आपका P इक्वल टू आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। P का मान 2 आ गया। बहुत इजी था। आगे करें? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है फटाफट करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। पैटर्न 4 का क्वेश्चन नंबर 1। पैटर्न 3 में हमारा एक ही क्वेश्चन था, वही था। पैटर्न 4 की बात करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम, दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम 13 और 182 है, ठीक है नहीं है? हाँ है। यदि एक पूर्णांक 26 है, वो जो आपको दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं उसमें से उसने आपको बोल रखा है कि यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है दो पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना? यही तो होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हल, ठीक है। और यहाँ जो आपको पूर्णांक निकालना है उसे मैं x मान लेता हूँ, यानी माना दूसरा ही तो है वो, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक है आपका x। सही है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। हमें यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या x। सही है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 26 इंटू x।
और इधर लिखूंगा HCF कितना है 13 इंटू 182। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा ही। यहाँ से मैं x इक्वल टू 13 इंटू 182 अपॉन 26 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 26 कर देता हूँ। तो यहाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ आ जाएगा आपका 182 अपॉन 2। और जब 182 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 नेम 18, 2 एकम 2, तो यहाँ 91। क्लियर है? तो x इक्वल्स टू हमारा कितना निकला? x इक्वल्स टू हमारा निकला 91। मेरे ख्याल से तो दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। आगे करें? चलो करते हैं आगे। पैटर्न 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि एलसीएम 132 और 288 बराबर इतना है तो एचसीएफ 132 288 ज्ञात करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। आपको दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम और करना है और उसमें पुट कर दे दिए जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ आपका जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है? दो संख्याएं हैं 132 इंटू 288। यहाँ आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम आपको दे रखा है 3168। सही है? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ 132 इंटू 288 और ये इधर आ जाएगा तो अपॉन में 3168 हो जाएगा इक्वल टू एचसीएफ। सही है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसे जब हम कट करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 11 और ये कटेगा 264 और ये कट जाएगा 24। सही है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। ये इसे कट करके देख लेना, ऐसे ही कटेगा ये। आगे देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या? यहाँ हमें मिलेगा 288 अपॉन 24 यानी कि 288 अपॉन 24 इक्वल्स टू HCF। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4×6 = 24 और इसे जब मैं काटूंगा तो ये 72 आ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 72 अपॉन 6 HCF और यहाँ हमें मिलेगा HCF इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका कितना 8, है ना? तो दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। क्लियर है? दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ये यहाँ 288 अपॉन 24 है और फिर हमने इसे काटा तो ये 72 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाँ भाई, तो पैटर्न नंबर 5 है और पैटर्न नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा है, 1 आएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहभाज्य संख्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, सहभाज्य संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आ जाए। नहीं समझे? वे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, जिसमें कुछ कॉमन ना हो और जिसका एचसीएफ 1 आ जाए, वो हमारी क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ इसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में हमें बताना है कि कौन सी सहभाज्य संख्या है। अब देखो, ए जो है आपका 14 और 35, 14 और 35 में आपका कॉमन आता है क्या? 7। इसमें आपका कॉमन आता है 7, 7 दूरी 14, 7 पंजे 35। तो यहाँ कुछ तो कॉमन आया। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 और 25 की बात करते हैं तो ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, बिल्कुल अलग है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1।
समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ 31 और 93 में सीधा सीधा 31 कॉमन आ रहा है, तो ये 31। ठीक है सर, बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ आपका कॉमन क्या आएगा? 32 और 92। 32 को आप जब 2 से कनेक्ट करोगे है ना, 32 को जब आप 2 से कनेक्ट करोगे, 2 से काटोगे और 92 को भी 2 से काटोगे, तो आपका कॉमन शायद एक ही आएगा। अब वो क्या आएगा? हाँ, दो से एक काम कीजिए, यहाँ तो ऐसा है ना, यहाँ 2 चीजें कॉमन आएंगी, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम सिर्फ कॉमन की, तो फिर एक काम करो, यहाँ 2 कॉमन आएगा। क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ कुछ तो आ रहा है ना, मतलब HCF यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 31 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, बट यहाँ 1 आ रहा है। और मैंने वही बताया है कि सहभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनका HCF 1 आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 18 और 25। दिस इज योर आंसर। बात करते हैं पैटर्न नंबर 6 की। पैटर्न नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 1। पैटर्न नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर है 1। देखो क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को जिससे, अच्छा यहाँ जिससे आएगा, यहाँ जिससे कर लीजिए, ठीक है, जिससे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्षेत्रफल 5 प्राप्त हो। अब आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम जब इन दोनों को भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 5 बचता है। ठीक है, अब वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात कि वो संख्या क्या है। वो यहाँ आपका 245 अपॉन x मान लो, मतलब कोई संख्या है x जिससे हम 245 को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ 1037 अपॉन x मान लो। ठीक है, अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ इससे इस x से जब इसमें डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 5 शेषफल बच रहा है, उसने ये बोला। और यहाँ भी हर दिशा में 5 क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है। बच रहा है नहीं बच रहा, इतना मेरे को बताओ बस। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ आपको क्या, मेरे को बताओ, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं है ना, दी गई संख्याओं के पूरा सही है, पूरा विभाजित करती हो, विभाजित करती है ना, HCF कहलाती है। क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। अब सर आपने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग दे दे, यानी कि अगर x एक ऐसी संख्या है जो 245 में पूरा भाग दे दे, पूरा चला जाए यानी 0 आ जाए, तो वही हमारा क्या है? HCF है ना, HCF है। लेकिन यहाँ तो शेषफल क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो आप एक काम करो कि यहाँ HCF निकालने के लिए एक काम करो, 245 में से जो शेषफल बच रहा है उसको हटा दो ना, तो क्या बच रहा है भाई? 245 में से 5 को हटा दो, 1037 में से आप 5 को हटा दो दोबारा से। तो यहाँ मैं, अब देखो ये तो रफ का काम रहा, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेनली आपका काम क्या है। ठीक है, मेनली आपका काम क्या है, देखो यहाँ मैं 245 में से
245 में से 5 माइनस कर देता हूँ और यहाँ 1037 में से 5 माइनस कर देता हूँ, मुझे मिलती है 247 और इधर मिलता है 1032। सही है, क्लियर है। अब इनका मैं क्या निकाल लेता हूँ, एचसीएफ। पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं हम इनका, ठीक है। 240 इसे इरेज करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इसे, है ना। 240 का जब मैं करूंगा तो यहाँ आएगा 120, फिर मैं 2 से करूंगा तो यहाँ आएगा 60, फिर मैं 2 से करूंगा तो 30 आ जाएगा, फिर मैं 3 से करूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर मैं इसे किससे करूंगा, 2 से करूंगा। इसे मैं 3 से ना करके डायरेक्ट ऐसे मैं करता हूँ 2 से ही, अभी तो 2 से ही चलने दो, ठीक है। 15 आ जाएगा, 15, फिर मैं 3 से करूंगा, 3 पंजे 15, फिर मैं 5 से करूंगा, 5 एकम 5। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। बात करते हैं 1032 की। 1032 को 2 से जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ 516, और फिर मैं 2 से करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ 258, फिर मैं यहाँ 2 से करता हूँ तो मुझे मिलता है 129, और फिर मैं यहाँ इसे 3 से करूंगा डायरेक्ट तो 43 मिलेगा, और फिर इस 43 से डायरेक्ट एक बार। यहाँ मैंने इनके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब यहाँ जब मैं फैक्टर करूंगा तो मैं इन्हें कैसे लिख सकता हूँ, 240 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 240 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ मैं 1032 को क्या लिख सकता हूँ, 1032 को लिखूंगा 2 की पावर 3 और यहाँ इंटू 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। सही है। यहाँ जब मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ में यहाँ कॉमन क्या है, 2 है और 3 है ना, 2 और 3 है, और इनकी क्या करूँ, इनकी न्यूनतम घात ले लूंगा। न्यूनतम घात 2 की 3 है और 3 की 1 है, तो बात करेंगे 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और इंटू 3 और 8 दिया 24, यानी कि जो आपका ये निकला है 24 नंबर। दिस इज योर आंसर, और यही वो संख्या है जिससे मैं 245 में डिवाइड दूं और 1037 में डिवाइड दूं तो 5 शेषफल बचता है। आप करके भी देख लेना और यही निकलेगा, 5 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए जाते, यहाँ आप 5 शेषफल बचेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, तो आगे करें, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पैटर्न नंबर 6 था। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 125 और 170 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। सेम डिक्टो जो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 पैटर्न 6 का, सेम उसी की तरह है। उसमें एक ही शेषफल दे दिया था दोनों के लिए 5 5, इसमें 8 और 5 दे दिया। तो आप एक काम करेंगे, 125 में से 8 को माइनस करेंगे, 70 में से 5 को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसे। वैसे आप इसे होमवर्क में कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 125 में से 8 माइनस करो, 70 में से 5 माइनस करो, तो हमें मिलता है 117 और यहाँ मिलता है हमें 65। सही है, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। आगे देखते हैं। आगे 117 का फैक्टर करो और फिर 65 के फैक्टर करो। सही है, तो 117 के जब फैक्टर करोगे तो 3 से ये जाएगा 39 बार, और फिर 3 से जाएगा ये 13 बार, और फिर ये 13 से जाएगा 1 बार। यहाँ 65 की बात करें, 5 से जाएगा 13 बार और फिर 13 से जाएगा 1 बार। ठीक है, बात करते हैं यहाँ 117 हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1, और बात करते हैं 65 की, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा आपका 13, यानी दिस इज योर आंसर। 13 ऐसी संख्या है जिससे हम डिवाइड देंगे तो हमारा ये शेषफल 8 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो पैटर्न नंबर 7 है, ठीक है, और पैटर्न नंबर 7 में क्वेश्चन 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसे अलग कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है,
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जिसपे हम चलते हैं, मतलब गोल है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि इस मैदान के चक्कर को लगाने में एक लड़की है जिसका नाम सोनिया दे रखा है इन्होंने, अब वो 18 मिनट लग रहे हैं उसको इस चक्कर का मैदान लगाने में, यानी एक पूरा करने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही क्या दे रखा है यहाँ पर, एक कुछ छूट रहा है क्या? एक ही स्थान और एक ही समय पर, यहाँ मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ आपका एक ही स्थान और एक ही समय पर है ना। क्या करूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, चलो समय पर, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूं। एक पार्क है, ठीक है, ऐसे गोल पार्क मान लो, जैसे उसमें गोल राउंड लगाते हैं ना, इस तरीके से। अब इसको यहाँ से सोनिया चलती है और इस पूरे को क्लियर करती है, मतलब इस पूरे को चल करके जब आती है, जब एक पूरा राउंड करती है तो उससे बेचारी 8 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है उसको। वहीं रवि जब इसी चक्कर को लगा रहा है, वो भी यहीं से जहां से सोनिया चली थी, उसे 12 मिनट लग रहे हैं। ये सोनिया ने लगाया, ये रवि ने लगाया, ठीक है। अब यहाँ रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को कितने लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वे दोनों जब एक ही स्थान पर चलते, मतलब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं एक साथ और एक ही समय पर चलते हैं, तो उनको वो कब मिलेंगे, मतलब ऐसी कौन सा इतने, मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो आप चक्कर बताओ कि ऐसे कितने चक्कर लगेंगे जब वो एक ही जगह पर दोबारा से मिलेंगे। देखो अगर दोनों एक ही टाइम लेते, ये भी 12 लेते, ये भी 12 लेता, तो हम बता देते कि दोबारा दूसरे चक्कर में वो मिल जाएंगे। लेकिन इसने 18 लिए, इसने 12 लिए, तो हमें ये नहीं पता ना कि ऐसा कौन सा चक्कर होगा वो जिस चक्कर में वो दोनों एक ही स्थान पर दोबारा से मिल जाएंगे, ये कितने समय में वो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, तो ये हमें बताना है। अब इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो, मैं यहाँ से ये शायद सवाल आपको 2 बार में करा पाऊंगा क्योंकि इतना स्पेस है नहीं और सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इजी है वैसे लेकिन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं कह देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ हल डाल देता हूँ और रेड से करूंगा मैं इसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो माना सोनिया एक्स चक्कर तथा रवि वाई चक्कर लगाकर सही है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। मान लिया हमने कि सोनिया एक्स चक्कर लगाकर और रवि वाई चक्कर लगाकर दोबारा से उसी स्थान पर मिल रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि वो चक्कर कितने हैं या फिर कितना समय लग रहा है, हमने एक्स और वाई मान लिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां हम लिखेंगे चूंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने
में लगा समय, लगा समय, एक चक्कर जब वो लगाते तो उसे 18 मिनट लगते हैं, नहीं लगते? तो यही हम बोलेंगे, इसीलिए सोनिया को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय 18x बोल सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? यहां लिखेंगे इसीलिए चूंकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल्स टू 12 मिनट। वहीं हम बोलेंगे इसीलिए रवि को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय, सही है, इक्वल्स टू 12x। मेरे ख्याल से यहां तक तो मैं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक्स सॉरी वाई है ना, यहाँ वाई चल रहा है भाई, वाई है, रवि को वाई चक्कर है ना, वहाँ वाई तो ही लिखा है हमने यहाँ पे वाई, और यहाँ 12 वाई है, 12 वाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, समय को हम समय को टी से लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समय टी इक्वल्स, यहाँ रेड से कर देता हूँ मैं इसे, ताकि आप लोग थोड़ा सा, यह रेड से हाईलाइट सही रहेगा। T इक्वल्स टू 18x इक्वल्स टू 12y। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अतः T 18 और 12 दोनों का गुणज है। क्यों? क्योंकि समय है ना, T जो है वो 18 और 12 का गुणज है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः दिख रहा है ना यहाँ तक, T 18 और 12 दोनों का गुणज है। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अतः T 18 और 12 का एलसीएम है, क्योंकि गुणज ही तो है, और गुणज में क्या होता है, एलसीएम ही तो बोलते हैं। तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, अतः पहले तो ये देखो कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले मैं ये देखता हूं, है ना। अच्छा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक दिख रहा है, इससे आगे नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अतः P 18 और 12 का LCM है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें निकाल लेना है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम हमें पता है ना, तो बस बात खत्म। P 18 और 12 का एलसीएम है, ये पता है। हम आगे क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके एलसीएम निकाल लेंगे, और जो भी आपका एलसीएम निकलेगा, जो भी आपका आंसर आएगा, दैट इज योर आंसर। तो इसे आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो फटाफट से, मैं आगे करता हूँ। ठीक है, तो भाई करें स्टार्ट, चलो करते हैं। अब यहाँ 12 और 18 का वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, एलसीएम। तो 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ तक क्लियर है? बात करते हैं 18 की, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, सही है। यहाँ 12 और 18 क्या मिलता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ये मिल गया। ठीक है,
बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में तो सब कुछ ही लेते हैं, तो 2 इंटू 3 ले लेंगे और इनकी अधिकतम घात ले लेंगे। 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 3 है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और 9 चौक 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों उसी स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना? इंटरेस्ट भी आया होगा इसे करने में। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं। चलो करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे एक और कराता हूँ, ठीक है? तो पैटर्न नंबर 8 हमने 7 तक कर लिए। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 8 की। अब देखो पैटर्न नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6, यहाँ 6 की पावर n है, ठीक है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसने ये बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 0 पर समाप्त होती है, यानी कि 0 पर जिनका एंड होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब जिसके एंड में भी 0 आता है वो हमारी संख्या कौन सी है जो 0 पर समाप्त होती हैं। जब अगर मैं ये यहाँ कह दूं कि 10 जो है उसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 5, क्या बनेंगे? 2 इंटू 5। और मैं यहाँ बोल दूं 20 का कि 20 के फैक्टर कितने बनेंगे? 20 के बनेंगे 2 इंटू 5। और यहाँ 30 की बात की जाए तो 30 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 2 इंटू यहाँ 30 के फैक्टर बनेंगे आपके 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है? यहाँ 40 के फैक्टर बनेंगे 4 इंटू 2 इंटू 5, या मैं लिख सकता हूँ इसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एक चीज देखो, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है कि 10 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 5 मिला, 20 के फैक्टर किए तब भी 2 इंटू 5 मिला, 3 के फैक्टर किए तब भी 2 इंटू 5 मिला, और 4 के फैक्टर करने पर भी 2 इंटू 5 मिला। कहने का मतलब ये है कि जिन भी संख्याओं के बीच में 0 आते हो उनके फैक्टर्स में आपको 2 इंटू 5 अवश्य मिलेगा, यानी कि वो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा ही रहेगा। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर में 2 इंटू 5 नहीं मिलता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगी, क्योंकि 2 इंटू 5 का मतलब होता है 10 और 10 का मतलब है 0। लास्ट में 0 जब ही आएगा जब किसी भी संख्या का गुणा आप 10 से करोगे या 2 इंटू 5 से करोगे, है ना? तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 मिले वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती हैं। बट यहाँ बात की जा रही है किसकी? ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ 6 की बात हो रही है। अब 6 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो वो बनेंगे 2 इंटू 3, क्या बनेंगे? 2 इंटू 3। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ 2 इंटू 3 के फैक्टर में आपको 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो फिर बस बात खत्म। सीधी सीधी ये बात है कि यहाँ ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको समझना था, ये आपका कंसेप्ट था। ये तो रही थी रफ की बात, और जो मैंने समझाया वो रही थी रफ की बात। बट अब करते हैं हम किसकी? फेयर की बात। फेयर में आपको क्या लिखना है और क्या लिख करके आना है एग्जाम में? देखो मैं बताता हूं आपको कि फेयर में आपको क्या लिख कर आना है। फेयर में आपको लिख रहा है क्या कि यदि, एक सेकंड, यहां हल डालेंगे, ठीक है, और लिखेंगे यदि किसी संख्या, एक सेकंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5, 2 और 5, सही है, 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप, दोनों 2 और 5 दोनों अनिवार्य
रूप से, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या जीरो पर, जीरो पर समाप्त, समाप्त होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर यहां समाप्त होगी इतना हमने समझ लिया, बट यहां बात चल रही है किसकी? 6 की पावर n। क्या है? 6 की पावर n इक्वल्स टू, जब मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 3 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ फैक्टर में हमने देखा कि 2 इंटू 3 मिला, यहाँ अगर 2 इंटू 5 होता तो हम कह सकते थे कि हाँ यहाँ 6 की पावर n जीरो पर समाप्त होती है, लेकिन यहाँ 2 मिल गया, हमें 5 नहीं मिला। 2 और 5 मिलना, क्या कह रहा है ये? 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से, दोनों इसलिए यहाँ ये दोनों वर्ड जो लगाया है वो इसीलिए लगाया कि दोनों, दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो फिर बात खत्म, बस इतना ही लिखेंगे। यहाँ नीचे लिख के दे देंगे क्या कि संख्या 6n के, ब्लू पेन से लिखूंगा मैं यहाँ, ठीक है, संख्या, संख्या 6n के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों, सही है, गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है, सही है। अतः, अतः n के, n के किसी, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए, किसी भी मान के लिए संख्या, संख्या 6 की पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। यहाँ मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया 2 इंटू 5 वाला, यहाँ 2 इंटू 3 है, तो बस सीधा लिख देंगे क्या कि संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे करते हैं, चलो भाई करते हैं आगे। अब देखो पैटर्न नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। पैटर्न नंबर 2 में क्या है? बहुत इजी है। पैटर्न नंबर 2 ऐसा है, पैटर्न नंबर 2 कह रहा हूँ, पैटर्न नंबर 9। एक बात सुनो, हमने पैटर्न 8 कर लिए, ठीक है। मैं यहाँ पैटर्न नंबर 8 आपको अब तक जो भी कराया मैंने, अब तक जो भी कराया वो तो पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन अब जो मैं करा रहा हूँ, मैं पूरे 10 पैटर्न लेकर आया था, आपके 8 पैटर्न हो गए, पैटर्न नंबर 9 अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो 2 पैटर्न होंगे, पैटर्न नंबर 9, पैटर्न नंबर 10, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये तो डेफिनेटली पेपर में आता है और यहीं से क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर फंसता है। मतलब 9 और 10 पैटर्न जो है, यहाँ से पिछले 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, और जो मैंने पहले कराए अभी तक उनमें से एक बार को छूट भी जाए, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटेगा, 110% आएगा। आप 2015 से देख लो, मैं तो पहले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2015 का प्रीवियस ईयर से देख लो और 2025 तक, 24 तक लगातार ये क्वेश्चंस आया है, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न नंबर 9 और पैटर्न नंबर 10 को ध्यान पूर्वक देखो क्या कह रहा है। इसमें प्रमेय आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है? प्रमेय पढ़नी है आपको। और प्रमेय 1.3 है क्या कि मान लीजिए कि a एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि a p स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि a p स्क्वायर को विभाजित करती है तो a p को भी विभाजित करेगी, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। ये कह रहा है, कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। एक अभाज्य संख्या मान लो a, जैसे कि ये कह रहा है कि a, ये क्या कह रहा है, a p स्क्वायर को विभाजित करती है, a p स्क्वायर को विभाजित करती है।
अगर a p स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये कह रहा है कि ये a p को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब ये है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, अब देखो मान के चलो जैसे मैं a बराबर ले लेता हूँ 3 और p बराबर ले लेता हूँ मैं 9, तो ये संख्या जब 9 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, देखो करके देखते हैं ये 9 को विभाजित करेगी या नहीं करेगी, मतलब 9 के स्क्वायर को। देखो ध्यान से, 9 का स्क्वायर होता है 81/3, ये गया 27 टाइम, सही है। अब बात करते हैं यही संख्या क्या 9 को भी विभाजित कर रही है, तो देखते हैं 9/3 और 3 से 3 बार चला गया 3। बस यही चीज है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, क्या कि जब ये संख्या a, जब ये 3 9 स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 9 को भी विभाजित करेगी। जब ये a p स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p को भी, एक मिनट बताओ, सॉरी कॉल था इम्पोर्टेंट, एक मिनट। हाँ जी, तो ये देखो कॉल वगैरह का तो ये है कि यार ये बाद में उठ जाएंगे, लेकिन आपका वन शॉट पहले जरूरी है। वैसे भी ऑलरेडी टाइम 1.5 के पास में, 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.25 घंटे से। अब देखते हैं, तो जब ये ए पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो यही ए पी को भी विभाजित करेगी, जैसे 3 9 स्क्वायर को कर रहा है विभाजित, तो 9 को भी कर रहा है, ठीक है। बस यही समझाना था मेरे को इस प्रमेय में। बात करते हैं पैटर्न नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। इसे नोट कर लेना, ये प्रमेय बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो करो। तो देखो पैटर्न नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। डेफिनेटली 110% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपके एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। वैसे तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो एक भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, सारे आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बट ये 100%, और देखो इसमें भी, इन क्वेश्चनों में भी अपरिमेय सिद्ध कराने वाले जो होते हैं ना, इनमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, मैं वो भी बताता हूं आपको। पहला, 2 फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेट 1, ये मान के चलो फॉर्मेट 1 में क्या कहेगा वो कि √3 √5 √7 √2 √7 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। इसमें ये कह देगा। फॉर्मेट 2 में ये मान के चलो वो किस तरीके से देगा, 2 + √3 है ना, 1 - √5 3 √2 है ना, और 2 + 2 √7 इस तरीके के दे देगा, और उनको कह देगा कि इनको भी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करो। ये 2/√7 इस तरीके से दे देगा। तो ये 2 तरीके के फॉर्मेट के सवाल 100% आते हैं, 110%, ठीक है, रखे हुए हैं, ये मान लो। तो आपको करना कैसे है, इनको, इन सवालों को करने का एक ही तरीका होता है। हजारों सवाल बन जाए उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो तरीका है वो एक ही रहेगा सवाल करने का। क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, एक सेकंड। देखो मैंने ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया था कि यहाँ जगह रहे और आपको एक बार में एक ही जगह पर सारा बता दूं मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरम वाला क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ थ्योरी ज्यादा है। वैसे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, जब जाके इसे अपरिमेय बनाएंगे तो हम पहले लिखेंगे क्या कि माना √3, यहाँ से करूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है, ब्लू से करूँ ब्लैक से, काम करते हैं ब्लू से, चलो ब्लू से ही कर देते हैं। माना
√3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखना तो समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के देखोगे तो समझ में आ जाएगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ कमेंट और कर देना कि हाँ सर मेरे समझ में आ गया, हाँ भैया मेरी समझ में आ गया। जब हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि माना √3 इक्वल्स टू P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जहां क्या होता है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और P व Q सहभाज्य है। क्या है? P व Q सहभाज्य है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य मैंने आपको बताया था, जिनका HCF एक आता हो, ठीक है। तो यहाँ आगे करेंगे हम क्या, इसे जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस Q को मैं इधर ले जाऊंगा तो √3Q इक्वल्स टू P। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक मेरे ख्याल सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं, इस Q को इधर रहने देते हैं और P के नीचे √3 को ले आते हैं, सही है। अब हम करेंगे क्या, वर्ग करने पर, वर्ग, बस आप देखते जाओ, बस समझते जाओ, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, वर्ग करने पर हमें मिलेगा Q², दोनों ओर का वर्ग किया है Q² और P²/3, क्योंकि वर्ग से रूट कट जाता है ना। तो यहाँ मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ इसे नाम। अब क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लिखेंगे क्या कि P² संख्या 3 से भाज्य है, इससे 3 से भाज्य है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है कि P²/3, तो 3 से भाज्य है। मेरे ख्याल से यहाँ तक दिख रहा होगा सबको, हाँ दिख रहा होगा। नीचे लिखेंगे कि जब P² 3 से भाज्य है तो P भी संख्या 3 से विभाजित होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब P² A से विभाजित है तो यहाँ A से P भी विभाजित होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जब P² संख्या 3 से भाज्य है। पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ कि आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, P² 3 से भाज्य है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ अंडरलाइन कर दूं, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, एक काम करूँ ताकि ये समझ में तब भी आ जाएगा अच्छे से, है ना। ब्लैक से लाइन अलग ही दिखेगी तो वो समझ में आ जाएगा। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे या इसे नोट करोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा कहाँ से कौन सी चीज शुरू है। तो जब P² संख्या 3 से भाज्य है तो P भी 3 से विभाजित होगी। बताओ यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई भी परेशानी कैसी भी नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ आगे, तो अब हम यहाँ करेंगे कि माना P/3, एक सेकेंड, माना नीचे करेंगे, माना P/3। अब जब हम हमने P² 3 तो कर लिया था यहाँ, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या, P/3। जब हम P/3 करेंगे तो कुछ तो मिलेगा हमें भाई, 3 से विभाजित P है तो कुछ तो मिलेगा हमें। यहाँ अगर मैं 9 कर दूं तो 3 से विभाजित करने पे यहाँ 3 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता है कि यहाँ हमें क्या मिलेगा। तो हम मान लेंगे क्या कि K मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, K मिलेगा, K1 नाम दे देते हैं हम इसे K1। और K1 क्या है, K1 है पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक। K1 पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, ठीक है, K1 पूर्णांक है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम करेंगे
कि P इक्वल्स टू 3K1। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब बात करते हैं आगे कि P का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पी स्क्वायर की जगह हम 3K1 स्क्वायर रख लेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3K1 स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ तक मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 9K1 स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस 3 को 9 से काट देंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर मिल जाएगा हमें 3K1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं किसकी, कि ये K1 स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ K1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 3, और ये मैं समीकरण नंबर 3 बोल दूंगा इसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्यू स्क्वायर 3K1 स्क्वायर, और ये K1 यही रहेगा, और क्यू इसके नीचे आ गया तो क्यू के नीचे आ गया 3 यहाँ। अब बात करते हैं कि क्यू एक पूर्णांक है। आगे करेंगे हम कैसे, यहाँ मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से देन हम आगे करेंगे कि क्यू एक पूर्णांक है, थोड़ी सी थ्योरम इसमें लंबी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी भी है ना। ये मैं इसे एक काम करता हूँ, इस आप लोग देखो ध्यान, ये सही है, ठीक है। हाँ भाई, तो Q एक पूर्णांक है। अब यहाँ एक चीज देखो कि यहाँ हम एक चीज देख पा रहे हैं क्या, हाँ भाई, तो एक चीज देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ K1 है ना, ये Q नहीं आएगा, यहाँ आएगा K1 एक पूर्णांक है। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है नहीं है। जब क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। जब Q 3 से विभाजित होगा तो हमें कुछ तो मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा, देखो, माना Q अपॉन 3 इक्वल्स टू K2, और K2 क्या है, K2 है पूर्णांक। क्या है, K2 है पूर्णांक, सही है, K2 पूर्णांक है। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 कौन सा, यही हमारा 4 है ना। तो समीकरण नंबर 2 ये वाला 4 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4, सही है। समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है, अब क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है ये बताओ, कि संख्या 3 P व Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ P से भी भाज्य है और Q से भी भाज्य है, यानी कि यहाँ हमें स्पष्ट हो रहा है कि संख्या 3 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। अतः P व Q सहभाज्य नहीं है। क्योंकि यहाँ सहभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है एक तो नहीं आया, यहाँ तो 3 से भाज्य है, मतलब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
गुणनखंड देखो, सहभाज्य जब होता है जब एक ही सिर्फ एक आता है एचसीएफ, लेकिन यहाँ 3 जो है पी व क्यू का वैलेंस गुणनखंड है। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः पी व क्यू सहभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? सहभाज्य नहीं। यहाँ तक परेशानी कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोध आता है, या फिर यह हमारी पूर्व कल्पना गलत थी, यह गलत है, ठीक है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, बस इतना लिखना है। यह हमारी पूर्व कल्पना, क्या पूर्व कल्पना से विरोध था? क्या हमने क्या माना था? पी व क्यू सहभाज्य, ये मीन थी। हमने देखो √3 परिमेय मानी, इसीलिए सहभाज्य हो गई वो। लेकिन आगे चल के हमें क्या पता चलता है 2 और 4 से कि यह तो सहभाज्य है ही नहीं। जब सहभाज्य नहीं है और जब सहभाज्य नहीं है तो परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी, है ना। तो बस यही हम लिखेंगे कि यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोध, पूर्व कल्पना का विरोध, सही है। विरोधाभास बोल दो, विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर यहाँ √5 आ जाता ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तब भी सेम रहता। यहाँ √5, यहाँ √5, यहाँ √5, यहाँ √5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। बस ये होता कि यहाँ 25 आ जाता, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर, 25 और 5, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, बाकी यहाँ √5। ये है मतलब मैंने यहाँ 5 5 क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ √7 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेम थ्योरी, सेम टू सेम थ्योरी यही रहनी है। सिर्फ नंबर चेंज होना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज होना है, और कुछ भी चेंज नहीं होना आपका, सिर्फ नंबर। इस थ्योरी को रट लो, कुछ भी कर लो, घोट के पी जाओ, कुछ भी कर लो, सेम यही चलेगा, प्रोसेस बिल्कुल यही चलेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कहीं नहीं भागेगा, सिर्फ यही प्रोसेस रहेगा। नंबर चेंज होंगे, √5, √7, √6, जो भी है। तो यहाँ मैंने पहले फॉर्मेट का तो आपको बता दिया कि इस तरीके से करना है। अब आता है आपका पैटर्न नंबर 10। ये पैटर्न नंबर 9 के अंदर सवाल आते हैं, √7, √3, √4, √6, √5, √2। ये तो इसका तो सेम है यार। मैं अब √5 का कराता हूँ तो वही सेम डिक्टो यही रहेगा। अगर मैं यहाँ √5 कर दूँ, चलो मैं देखो एक चीज करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। क्या यहाँ मैं √5 कर दूं, ठीक है, तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ √5 होगा, देखते जाओ बस। अब यहाँ √5 होगा, ठीक है, यहाँ √5 होगा, यहाँ √5 होगा, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, सही है। और बात करते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। बस यहाँ आपका 5 आने के बाद में यहाँ आपका क्या आएगा पता है, यहाँ आ जाएगा अगर 25k², 25k1² अपॉन 5, तब ये 5 से 5 कट जाएगा तो 5m 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5m 25 आ जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 5 बन जाएगा, यहाँ भी आपका 5 बन जाएगा, और ये यहाँ 5, ठीक है,
और ये यहाँ रूट। पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया 1 मिनट में, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया। √5 का मैंने कर दिया, यहाँ √6 लगा दूंगा तो यहाँ 5 की जगह 6 आ जाएगा। सेम डिक्टो, कुछ नहीं करना, सिर्फ यही थ्योरी रहेगी, इसे रट लो, घोट के पी जाओ, कुछ भी कर लो, थ्योरी आपको यही याद करनी पड़ेगी। फॉर्मेट आपका सेम है, ठीक है। पैटर्न नंबर 12, पैटर्न नंबर 10 देखते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ उन बच्चों का खत्म हो जाएगा जिनको वीडियो छोड़कर जानी थी, ठीक है। चलो देखो, अब देखो पैटर्न नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लास्ट 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 सिर्फ यही रह गया आपका और कुछ भी नहीं है। पैटर्न नंबर 10 हमने पैटर्न नंबर 9 में √3, √5, √7, √2, √6, √4 ये सारी चीजें की थी। अब बात करते हैं फॉर्मेट 2 की, जो मैंने आपको बताया था, ये आपके पैटर्न नंबर 10 में आ जाता है। सिद्ध कर रहे हैं कि 5 - √3, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको। करना है कि यहां मैं बात करूंगा, माना 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 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो मैं यहाँ 5 - √3 इक्वल्स टू P/Q लिख सकता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहभाज्य 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 संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? आगे की। यहाँ मैं क्या करूंगा, 5 - √3 लिया मैंने। क्या लिया? 5 - √3। एक बात बताओ, यहाँ मैं क्या करूंगा कि √3 को अलग निकाल करके और इस 5 P/Q को इधर ले आऊंगा। देखो 5 - P/Q इक्वल्स टू √3, सही है। इसके नीचे 1 मान लूं मैं। अब मैं इनका क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एलसीएम। तो यहाँ Q आ जाएगा और Q यानी कि ये 5Q हो जाएगा माइनस P हो जाएगा इक्वल्स टू √3 चली रहा है। समीकरण नंबर 1, सही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे P व Q पूर्णांक है। आपको भी पता है P और Q पूर्णांक है नहीं है? तो यहाँ मैं लिखूंगा P व Q पूर्णांक है, सही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखना है? इसके आगे लिखना है कि 5Q - P भी पूर्णांक है। भाई ये P/Q पूर्णांक है तो यहाँ 5Q - P भी तो एक पूर्णांक है, तो 5Q - P भी एक पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। बात करते हैं अब आगे की, ठीक है। एक सेकंड, तो देखो आगे क्या कह रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ जो बचा है वो आपका आराम से आ जाएगा। देखो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इस Q को यहाँ लिख देता हूँ साइड से, थोड़ा सा स्पेस कम करके। देखो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख रहा था और P व Q क्या है? सहभाज्य अभाज्य संख्या। ये मैंने थोड़ा सा स्पेस कम करके रख दिया ताकि आगे का क्वेश्चन आराम से आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ 5Q - P भी एक पूर्णांक है, इतना लिख लिया। इसके बाद में लिखोगे आपके 5Q - P/2, 5Q - P/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ हमने मान लिया 5Q -
P अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज बताओ, परंतु समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 में एक बात ध्यान से देखो कि समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू, 5q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि 5p माइनस क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सही है? यहां तक क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। सही है? विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ऐसे लिख दो, या फिर अतः, ये 2 लाइन में ब्लैक से लिख देता हूँ यहाँ। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और यहाँ लिख देंगे अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? दिस इज योर आंसर, इट इज प्रूव्ड। यानी कि यहाँ देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? P अपॉन Q होती है। तो यहाँ 5 माइनस √3 इक्वल्स टू P अपॉन Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। P और Q सहभाज्य संख्या है। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ ये जो P अपॉन Q ये इधर ले आया, तो 5 माइनस P अपॉन Q हो गया इक्वल्स टू √3। अब ये यहाँ मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो Q यहाँ नीचे आ गया और 5Q माइनस P यहाँ आ गया √3। समीकरण नंबर 1। अब हमने एक चीज जानी कि क्या P व Q पूर्णांक है और 5Q माइनस P भी एक पूर्णांक है। अब हमने यहाँ क्या किया कि 5Q माइनस P अपॉन Q जो कि ये है वो क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण नंबर 1 में हमने क्या जाना कि 5p माइनस क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना था, इसमें और कोई आपको चेंजेस नहीं करने। चाहे यहाँ √2 प्लस √2 हो, चाहे कुछ भी आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपका 5 माइनस √3 की जगह कोई भी आ जाए, 1 अपॉन √2 आ जाए, या 2 प्लस √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, XYZ, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसी तरीके से करना है जैसे मैंने इससे पैटर्न नंबर 9 में कराया था, सेम था, एग्जैक्ट था ना। ऐसे ही यहाँ पैटर्न नंबर 10 में एग्जैक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज। आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम में दोनों पैटर्न इतने इंपोर्टेंट हैं कि आपके पेपर में छपे हुए हैं, ये मान लो। मैंने आज जो भी कराया, जो भी क्लास में कराया, वो आपके पेपर से बिल्कुल बाहर नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में रखे हुए हैं सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न। ठीक है? तो यहाँ हमने ये कर लिया। इसमें हमने 1.2 और 1.3 क्लियर किया। बात करते हैं 1.1 और 1.4 की। वो मैं आपको वन शॉट नंबर 2 में दूंगा, पार्ट 2 आएगा उसका, क्योंकि यहाँ 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को क्लियर करना, अगर मैं करा दूं, अभी इसमें आगे ऐड करा दूं, आपका वन शॉट समथिंग 4 से 5 घंटे का बैठेगा। और 4 से 5 घंटे सिटिंग पावर आप लोगों की इतनी है नहीं, तो इस वजह से मैंने यहाँ 2-2 घंटे की वीडियो या 2.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी है, 2 पार्ट में दे दी है, लेकिन दे दी है। तो इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिनके सिलेबस में 1.1 और 1.4 नहीं आ रही है। ये उन्हीं बच्चों के लिए, उनको तो देखनी है जिनके में आ रही है, उनके तो भाई चारों हैं, लेकिन ये उनके लिए भी है जो सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है? तो इसे इरेज कर लो, इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कर।
देखो यहाँ हमने आज आपका 1.3 और 1.2 क्लियर कर ली, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 जो मैंने कराया, अगर उसमें पेपर में अगर इससे बाहर चला जाए तो गारंटी है, ठीक है। हमने वन शॉट बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हर तरीके के पैटर्न के, और पैटर्न के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी करे। हर पैटर्न में मैंने एक एक दो शायद किसी में 3 भी हो या 4 भी हो, हाँ 3-4 ही होंगे, और मैंने 3 और 4 तरीके के क्वेश्चन करा दिए, हर पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। 10 पैटर्न कराए थे पूरे। अब देखते हैं कि 1.1 और 1.4 में कितने पैटर्न आते हैं, ठीक है, या उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आपको 1.2 और 1.3 आपकी इतनी पक्की हो गई कि आप इसे कर जाना, आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आपका जो 1.1 और 1.4 की जो वो है, क्या कहते हैं, वन शॉट है, वो कब मिलेगी? आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि वो आएगा आपका फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जो बच्चे रह रहे हैं जिनकी वो फ्राइडे को तैयार रहना, इसी टाइम पर आपका वन शॉट आ जाएगा। बात करते हैं क्लास 12 वालों की। जो भी बच्चा क्लास 12 का हो, जिनके भी वो भाई बहन जो भी हैं जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, उनका ये है कि उनका कल आएगा वन शॉट, है ना, उनका ट्यूसडे को है इसी टाइम पर, है ना। तो यहाँ क्लास 12 मंडे, फिर देन उसके बाद में ट्यूसडे, क्लास 12 ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फिर उनका जो सेकंड वन शॉट होगा वो होगा सैटरडे को। किसको? सैटरडे को, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, हमारा यहाँ जो मकसद है वो है 90 प्लस का। कितने का? 90 प्लस का। इस बार 90 प्लस लेके ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ द एक्सपर्ट क्लासेस में यही रहेगा कि एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, हो गया, ठीक है, चलो बाय बाय, जय श्री राम।